Hello students, how are you all? This is the third part of the chapter Principles of Management. हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में मीनिंग एंड डिफरेंसेस किए थे, कैरेक्टरिस्टिक की थी. सेकेंड पार्ट में हम लोग ने टेलर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हम लोग ने 4 प्रिंसिपल जो टेलर ने दिए, FW टेलर ने, वो पढ़ा था. अब थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ फेयोल. और फेयोल कौन है? फेयोल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट और इनने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं. वो उसमें से 14 तो पूरे शायद कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, जितने कंप्लीट होते हैं हम लोग करते हैं इस वीडियो में. और जिसने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, वरना आपको समझने में प्रॉब्लम होगी. तो स्टार्ट करते हैं. हिस्ट्री ऑफ हेनरी फेयोल. हेनरी फेयोल कौन थे? देखिए, वाइवा में हिस्ट्री से, इनकी लाइफ हिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है. तो हेनरी फेयोल वॉज बोर्न इन द ईयर 1841 इन फ्रांस और इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की हुई थी और इन्होंने 1860 में एज एन इंजीनियर ये वर्क कर रहे थे कोल माइनिंग कंपनी में. 1860 में इन्होंने कोल माइनिंग कंपनी में वर्क करना स्टार्ट किया था एज एन इंजीनियर. फिर उस टाइम ये कंपनी बिल्कुल भी सक्सेसफुली रन नहीं कर रही थी. कंपनी की हालत क्या थी कि इतनी लॉस में जा रही थी कि कंपनी को शट डाउन करने की पोजीशन हो गई थी. फिर भी इनको इन द ईयर 1888 में ही वॉज प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. मैंने 1888 में ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रमोट कर दिए गए और उस टाइम वो कंपनी इतने लॉस में जा रही थी कि उस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल था. फिर भी इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग वाला ब्रेन लगाया और इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करें जिससे ये कंपनी लॉस से एकदम प्रॉफिट की तरफ बढ़े. तो व्हाट ही डज, ही हैड गिवन मैनी कंट्रीब्यूशन, लाइक जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपने मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, वो स्टेप्स और प्रोसेस किसने आइडेंटिफाई किए थे? हेनरी फेयोल ने. इसके अलावा हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए. 14 प्रिंसिपल्स दिए और ये वो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल हमने आपको पहले ही बताया मीन्स गाइडलाइन, कि कंपलसरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करे, लेकिन अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है या गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना है, तो ये अपना मैनेजर को जो भी डिसीजन है उन डिसीजन को इन गाइडलाइंस को कंसीडर करते हुए लेना चाहिए. तो ये 14 प्रिंसिपल्स में से बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज. कभी सेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन पूछते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, या डिसिप्लिन का क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑर्डर का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है उस पर बच्चे आंसर दे देते हैं. तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि आपको सारे 14 प्रिंसिपल बहुत अच्छी तरह से समझने हैं. तो हेनरी फेयोल इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. हमने FW टेलर का क्या बताया था? FW टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड हेनरी फेयोल ही इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. क्यों फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? क्योंकि जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हेनरी फेयोल ने दिए. जो आपके प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है मींस द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो किसने आइडेंटिफाई किए? हेनरी फेयोल ने आइडेंटिफाई किए. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल. प्रिंसिपल आपको इसी ऑर्डर में लर्न करने पड़ेंगे. 14 प्रिंसिपल है, इनका सीक्वेंस आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे, यू विल हैव टू लर्न इट इन द सेम मैनर और सेम ऑर्डर. तो फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयोल इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन वर्ड से क्या समझ में आता है? डिवाइडिंग. और डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट.
पहला प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने क्या दिया, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या करते हैं, हेनरी फ्योल ने क्या बोला कि जो वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, जो ओवरऑल वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में और स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे कि किसी एक पर्सन के सर पे पूरे काम की जिम्मेदारी ना आ जाए। See, a single person is not considered to be intelligent in all the areas. अगर एक पर्सन है तो हो सकता है वो प्रोडक्शन का अच्छा डिसीजन ले, हो सकता है वो सेल्स का अच्छा डिसीजन ले, हो सकता है कि वो फाइनेंस का अच्छा डिसीजन नहीं ले पाए। एक ही पर्सन, देखिए आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है, तो हर का इंटेलिजेंस लेवल, हर का स्किल अलग अलग है। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल क्या कह रहे हैं कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। क्यों? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर सारे काम का बोझ ना आ जाए। और जब वर्क को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, सेल्स में डिवाइड कर दिया, परचेजेस में डिवाइड कर दिया, प्लानिंग में डिवाइड कर दिया, मार्केटिंग में डिवाइड कर दिया, एचआर में डिवाइड कर दिया, तो जो पर्सन जिस फील्ड में स्किल्ड है, जो पर्सन जिस एरिया में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिसका इंटरेस्ट जिस एरिया में है, उसको उस डिपार्टमेंट का काम सौंप दो। जो प्रोडक्शन में ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड है, उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम दे दो। जो सेल्स में ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड है, उसको सेल्स डिपार्टमेंट में काम दे दो। क्यों? क्योंकि अगर उसको अपनी पसंद का काम मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। और वो एक ही पर्सन डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो अपने वर्क में ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, वो और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क देगा। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज आप बैंक जाते हैं, बैंक में आप देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट है। मनी विड्रॉल का डिपार्टमेंट अलग है, मनी डिपॉजिट का डिपार्टमेंट अलग है, लोन का डिपार्टमेंट अलग है, फिक्स्ड डिपॉजिट का डिपार्टमेंट अलग है, मैनेजर का रूम अलग है, एंड सो ऑन। अगर एक ही डिपार्टमेंट होता और सारा काम एक ही पर्सन को करना पड़ता तो क्या उसके लिए ईजी होता ये सारा काम करना? नो। तो हेनरी फ्योल ने क्या डिसाइड किया या क्या प्रिंसिपल बनाया कि जितना ओवरऑल वर्क है उसको छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दो और हर यूनिट में अलग पर्सन वर्क करे, जिसका इंटरेस्ट जिसमें है, जो ज़्यादा स्किल्ड है जिस फील्ड में, वो उस एरिया में वर्क करे। उससे क्या होगा? रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क मिलेगा। सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। What is the meaning of authority? Authority means power to take decision. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में अथॉरिटी होती है, पावर होता है कि वो सारे डिसीजंस ले। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? डिसीजन लेता है और उसे अपने सबऑर्डिनेट्स को बताता है। डिसीजन उसने लिया कि 10 यूनिट ऑफ वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 4 days। तो उसने क्या किया? अपने सबऑर्डिनेट को ये बोला, बॉस ने अपने सबऑर्डिनेट को, अपने वर्कर्स को ये बोला कि 10 यूनिट ऑफ वर्क विद इन अ पीरियड ऑफ 4 days कंप्लीट होना है। उसने अथॉरिटी यूज़ की। अब उसने जिस वर्कर से, जिन सबऑर्डिनेट से ये बोला था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विद इन अ पीरियड ऑफ 4 days वो वर्क कंप्लीट करके दें। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या चीज़ है? देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने या टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सबऑर्डिनेट से कहा 10 यूनिट ऑफ गुड्स, जो फिनिश गुड्स है, वो विद इन अ पीरियड ऑफ 4 day प्रोड्यूस होना है। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सबऑर्डिनेट की कि 4 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट करें। लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अगर इन्हीं सबऑर्डिनेट को
ये अथॉरिटी नहीं दी कि वो ये डिसाइड करें या वो अपनी मर्ज़ी से अगर कोई रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया है तो उसको जाके ख़रीद लें या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डिमांड करें कि हमको तुरंत रॉ मटेरियल दो। उनको रॉ मटेरियल दे दिया थोड़ा सा और कहा 4 दिन के अंदर ये काम ख़त्म करो। उनको और रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, सबॉर्डिनेट्स को और रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, लेकिन सबॉर्डिनेट्स को ये अथॉरिटी नहीं दी थी कि वो और रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ले लें, परचेज डिपार्टमेंट से ले लें या फिर मार्केट से जाके परचेज कर लें। तो क्या ये काम 4 दिन में कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच और प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड responsibility, right? So what does the principle of authority and responsibility state? That authority means power to take decision, top level management decision लेगा और अपने subordinate को बताएगा कि क्या काम कैसे करना है और कितने दिन में complete करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि जिसके ऊपर ये काम डाला है, जिन सबॉर्डिनेट को ये काम हैंडल किया है, उन्हें रिस्पॉन्सिबली इस काम को उतने दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन सबॉर्डिनेट्स को ये अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकें, राइट? थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन मीन्स rule, regulation, discipline means code of conduct and all. तो प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन क्या स्टेट करता है? हेनरी फेयोल ने कहा कि द वर्क शुड बी डन इन डिसिप्लिन्ड मैनर। क्या कहा कि जो भी सबॉर्डिनेट हैं या जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डिसीजन जो है, ये प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन जो है, ये केवल सबॉर्डिनेट्स के लिए नहीं है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है ये केवल सबॉर्डिनेट के लिए नहीं है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए भी है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। सबॉर्डिनेट क्या कर रहे हैं? जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है एम्प्लॉयमेंट के, वो सारे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हेनरी फेयोल क्या कह रहा है कि केवल सबॉर्डिनेट को नहीं, केवल मैनेजरियल या लोअर लेवल मैनेजमेंट को ही डिसिप्लिन या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करना है, जो सुपीरियर है उन्हें भी अपना सारा काम डिसिप्लिन्ड मैनर में करना है। मान लो कि सबॉर्डिनेट्स और मैनेजर वगैरह तो सारा काम अपना अच्छी तरह से रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए कर रहे हैं, लेकिन सुपीरियर जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क अचीव कर पाएंगे? नो। फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। Unity means single and command, unity means one and command means order. तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट, हेनरी फेयोल क्या कह रहा है कि there should be one boss for one individual. अगर जो सबॉर्डिनेट है उसके 2-3 बॉस हैं और 2-3 बॉस ने उसे ऑर्डर दे दिया एक साथ, तो वो किसका ऑर्डर पहले फुलफिल करेगा? अगर एक सबॉर्डिनेट ए है और उसके 3 बॉस हैं, 1 2 3, उन तीनों बॉस ने ए को कोई कमांड दिया, कोई ऑर्डर दे दिया। अब ए किसका कमांड पहले फॉलो करेगा? 1 का, 2 का कि 3 का? ए तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो तीनों के कमांड फॉलो नहीं कर पाएगा। तो वहां पे क्या होगा? कन्फ्लिक्ट होगा। जब ए से फर्स्ट वाले बॉस ने पूछा कि तुमने मेरा काम किया, तो ए क्या कहेगा? नहीं, मैं तो सेकंड बॉस का काम कर रहा था। जब सेकंड बॉस ने पूछा कि तुमने मेरा काम किया, तो वो क्या कहेगा? नहीं, मैं तो थर्ड बॉस का काम करने लगा था। तो क्या वो किसी भी बॉस के वर्क को इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाएगा? नो। तो देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन सबॉर्डिनेट।
एक बॉस रहेगा, वो कमांड देगा, उसी के कमांड को फॉलो करो और जो भी काम कर रहे हो उसको उसी बॉस को रिपोर्ट करो। तो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स देयर शुड बी सिंगल बॉस, देयर शुड बी वन बॉस फॉर टू whom one superior is accountable. He should be receiving orders from a single boss और उसी बॉस के orders को वो execute करेगा। See, for example, if employee of production department is asked to go slow in production to maintain quality standard. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बॉस ने क्या कहा कि थोड़ा धीरे गुड्स को प्रोड्यूस करो, जैसे स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस होएं। सेकेंड बॉस कौन हो गया? सेल्स डिपार्टमेंट के बॉस ने कहा अरे भाई ज़्यादा गुड प्रोड्यूस करो, सेल्स इंक्रीज हो रही है, हम कहाँ से मार्केट में गुड्स प्रोवाइड करेंगे। तो अब ये किसका ऑर्डर मानेगा? ये तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट तो कंफ्यूज हो जाएगा कि प्रोडक्शन मैनेजर की बात माने कि सेल्स मैनेजर की बात माने। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल में क्या हेनरी फ्योल ने कहा? देयर शुड बी सिंगल बॉस फॉर सिंगल सबऑर्डिनेट, वही उसको ऑर्डर दे और ये केवल एक ही बॉस के ऑर्डर को फॉलो करे। नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ कि एक ही डायरेक्शन में सबको सोचना है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग, एम्प्लॉई है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सबको एक ही डायरेक्शन में सोचना है। और वो डायरेक्शन क्या है? टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देयर शुड बी वन यूनिट मीन्स वन प्लान, वन यूनिट वन प्लान शुड बी देयर। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी एक प्लान बनाओ और सारा ऑर्गेनाइजेशन उसी डायरेक्शन में सोचे कि वो कैसे सक्सेसफुल होगा, और जब वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए तब कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट लो या नेक्स्ट प्लान स्टार्ट करो। अगर देखो, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? जब एक तरह का गुड प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री केवल मेडिसिन बना रही है, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि मेडिसिन के साथ वो कॉस्मेटिक्स भी बना रही है और उसके अलावा वो बैग्स भी बना रही है और शूज़ भी बना रही है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हुआ? केवल एक ही डायरेक्शन में सोच रहा है पूरा ऑर्गेनाइजेशन कि मेडिसिन कैसे अच्छी गुड क्वालिटी की प्रोड्यूस होंगी और कैसे उसकी सेल मार्केट में इतनी इंक्रीज रहेगी कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या हुआ? मेडिसिन के साथ कॉस्मेटिक्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और वहाँ पे आपके बैग्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, शूज़ भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो हो, लेकिन जो मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट केवल मेडिसिन प्रोडक्शन के बारे में सोचे, अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचे। जो कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो केवल कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के बारे में सोचे, वो मेडिसिन और बैग या फिर शूज़ के बारे में बिल्कुल ना सोचे। जो बैग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो केवल अपने डिपार्टमेंट बैग प्रोडक्शन के बारे में सोचे, वो मेडिसिन, कॉस्मेटिक या शूज़ के बारे में नहीं सोचे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि केवल एक प्लान बनाओ, केवल एक ऑब्जेक्टिव बनाओ, एक प्रोजेक्ट बनाओ और उसी डायरेक्शन में सोचो, और जब वो फुलफिल हो जाए तब किसी और दूसरे सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में सोचो। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक ही डायरेक्शन के बारे में सोचना है, एंड दैट इज हाउ टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ सिक्स्थ वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि चाहे बॉस हो, चाहे सबऑर्डिनेट्स हो, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मैनेजरियल हो, चाहे लोअर लेवल हो, सबको क्या चीज़ को प्रायोरिटी देनी है? प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट टू पर्सनल इंटरेस्ट।
चाहे बॉस हो, चाहे सबॉर्डिनेट्स हो, चाहे लेबर्स हो, चाहे मैनेजर्स हो, सबको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फुलफिल हो, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट फुलफिल ना हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, बॉस जो है, द बॉस और टॉप लेवल मैनेजमेंट, द बॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ने जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला कि इतना यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होने हैं, तो बॉस का जो कोई रिलेटिव, सपोज बॉस का जो कज़न है, उसका रॉ मटेरियल का होलसेल बिजनेस है, ठीक है। अब बॉस को अगर अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखना है तो वो क्या करेगा कि अपने कज़न के होलसेल शॉप से वो मंगवाएगा रॉ मटेरियल। लेकिन यहाँ पे बॉस को पता है कि जो क्वालिटी उसका कज़न रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी सेल कर रहा है वो गुड क्वालिटी नहीं है, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है। अगर फिर भी बॉस उसी के यहाँ से रॉ मटेरियल मंगवाता है तो वो अपना इंडिविजुअल, अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहा है। लेकिन इस पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं अचीव हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे, जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होंगे, वो गुड क्वालिटी के नहीं रहेंगे क्योंकि रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि कभी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी मत दो। बॉस क्या करेगा, अपने कज़न से रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेगा, वो कहीं और से रॉ मटेरियल परचेज करवाएगा जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी मत दो, इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्लियर? सेवेंथ इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय मीन्स सैलरी एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉय। तो सैलरी एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, इसमें क्या है कि सैलरी एंड वेजेस किस बेसिस पे मिलनी चाहिए। भाई बॉस को सैलरी और वेजेस, टॉप लेवल मैनेजमेंट को सैलरी और वेजेस इतनी देनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो सबऑर्डिनेट हैं, वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। बॉस इतनी सैलरी दे कि बेसिक नीड्स ऑफ द पर्सन, ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है वो इजीली फुलफिल हो जाएं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो जाए। इतनी कम सैलरी ना दे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेसिक नीड्स भी फुलफिल ना हो पाए। इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए अपने बॉस से कि वो सैलरी दे ही ना पाए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको, 3 पॉइंट्स हैं जिनको रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय में ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। जितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो उतना ही पे कर पाएगी, उससे ज़्यादा पे नहीं कर पाएगी। Second is by keeping in mind the minimum wage act of government. By keeping in mind the minimum wage act of government, कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट बनाया है कि इतना वेज तो देना ही देना है, इससे कम नहीं देना है। तो उससे कम वेजेस और सैलरीज नहीं देनी है। जो एक्ट में लिखा है लिमिट, उससे ज़्यादा दो या उतनी ही दो, लेकिन उससे कम नहीं। And the third point is the wages and salaries paid by the competitors. अब इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि कॉम्पिटिटर्स कितनी वेजेस और सैलरी दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप इतनी कम सैलरी और वेजेस दो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे अच्छे वर्कर, सारे अच्छे एम्प्लॉयज़ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले जो आपसे हाई सैलरी पे कर रही है, हाई वेजेस पे कर रही है। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय मीन्स द सैलरी एंड वेजेस गिवन टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 8th वन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हमने आपको क्या बताया था कि अथॉरिटी इज इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट।
अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे डिसीजंस ले रहा है, वो मैनेजरियल लेवल या लोअर लेवल को कोई भी डिसीजन टेकिंग में पार्टिसिपेट करा ही नहीं रहा है, सारे डिसीजन अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ले रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजरियल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी डिसीजन टेकिंग में पार्ट दे रहा है कि मैनेजर और लोअर लेवल सुपरवाइजर्स वगैरह भी अपने लेवल के डिसीजन ले सकते हैं, नॉट द मेन डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अपने लेवल के डिसीजन ले सकते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छा नहीं है। देखो सेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है कि सारे डिसीजन बॉस ले रहा है, तो इससे जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो बॉस ने कहा, वो अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, जो उनसे बोला गया बस वही वो कर रहे हैं। तो उनकी क्रिएटिविटी क्या हो रही है? ख़त्म होती जा रही है। दे आर जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और इससे क्या होता है कि कभी कभी वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि भाई हम अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं सकते, हम अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, जो हमारा बॉस कह रहा है मैं वही करना है। तो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन अच्छा नहीं है। इसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पावर दे दिया मैनेजरियल और लोअर लेवल के हाथ में कि आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं, तो सब अपनी मर्जी से काम करने लगेंगे और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आगे जब हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ द 9th वन इज स्केलर चेन। स्केलर चेन हम लोग जब लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, उसमें हमने क्या बताया था कि चेन कैसे चलती है, कि डी को अगर कोई बात ए को बतानी है टॉप लेवल को, तो डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा। डी डायरेक्टली ए से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। फॉलोइंग सिस्टमैटिक चेन, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा। और अगर डी को कोई बात जी को भी बतानी है तो पहले डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा, एफ जी को बताएगा। एक बहुत लंबा टाइम टेकिंग प्रोसीजर, राइट। तो स्केलर चेन का तो ये मतलब होता है कि अगर कोई भी डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट ने लिया तो टॉप लेवल मैनेजमेंट उस डिसीजन को मैनेजरियल लेवल को बताएगी और मैनेजरियल लेवल लोअर लेवल को बताएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट लोअर लेवल को नहीं बताएगा, चेन फॉलो करनी पड़ती है। इसी तरह लोअर लेवल मैनेजमेंट को अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है या अपना कोई आइडिया देना है तो वो क्या करेगा, वो मैनेजरियल लेवल को बताएगा और मैनेजरियल लेवल टॉप लेवल को बताएगा, राइट। तो ये जो चेन है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये चेन में चलता है, टॉप टू लोअर, लोअर टू टॉप, ठीक है। लेकिन मान लो कभी बहुत कोई अर्जेंसी हुई, कोई बहुत अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है जिसको हम डिले नहीं कर सकते, तो डी को अगर कोई जी से कम्युनिकेट करना है और बहुत अर्जेंट मैटर है तो डी सी को बताएगा, बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा, एफ जी को बताएगा। तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो भाई अर्जेंट मैटर था, वो जल्दी बताना था, तो वो क्या होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, जो हमें करना था वो हम नहीं कर पाएंगे। उस केस में क्या होता है, गैंग प्लैंक फॉलो होता है। गैंग प्लैंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैंग प्लैंक? गैंग प्लैंक में क्या होता है कि ये पूरी चेन फॉलो करते हुए नहीं जाएगा डी जी के पास, ये डायरेक्ट जी से कम्युनिकेट कर लेगा। गैंग प्लैंक में क्या होता है कि अपने ही लेवल पे अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है और वो बहुत बहुत अर्जेंट मैटर है तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसमें आपको ये चेन फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ऑर्डर का मतलब होता है ये नहीं कि हम किसी को कुछ डांट रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑर्डर, कह रहे हैं कि ये ऐसे करना ही करना है। नो, ऑर्डर मीन्स all the material and all the employees of the organization जो हैं वो सब अपनी प्लेस पर हो। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जो भी चीज़ है वो अपनी सही जगह पर रखी हो,
सपोज अब इसको हम आपको कैसे एक्सप्लेन करें कि इफ़ द वर्कर नीड टूल, अगर किसी वर्कर को एक टूल की ज़रूरत है, तो अगर जो आपका एरिया है जहाँ पे जो कबर्ड है, जहाँ पे टूल बॉक्स रखा रहता है, वर्कर को वो पता है, तो वो जाएगा और उस एरिया से, उस कबर्ड से वो टूल निकाल के ले आएगा। लेकिन मान लो वर्कर, एक बी वर्कर है जिसने वहाँ से टूल उठाया था और वापस अपनी जगह पे नहीं रखा, तो क्या वर्कर ए को वो सामान मिल जाएगा जो उसे चाहिए है? नो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड बट इट मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल। जो सामान की जो जगह है उसको वहीं रखो, जिसकी जो जॉब पोजीशन है वो अपनी ही चेयर पे, अपने ही रूम पे बैठे। सपोज यहाँ पे बी जो है, इसको बॉस से कोई बात करनी है, अब बहुत अर्जेंट मैटर है, उसे बॉस से बात करनी है, लेकिन बॉस अपनी सीट पे नहीं है, बॉस कहीं और बैठे, जी के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। तो बी को क्या करना पड़ेगा? बॉस को या तो ढूंढना पड़ेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी बिल्डिंग में, या वहीं पे बॉस की चेयर के पास, बॉस के रूम में वेट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट देयर शुड बी प्रॉपर प्लेस फॉर ईच एंड एवरी मटीरियल एंड मैन। जिसकी जो सीट है वो वहीं प्रेजेंट रहे और जिस सामान की जो जगह है उसको वहीं पे रखो। 11th is principle of equity. Equity means equality. अब इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि बॉस की, मैनेजर की, लोअर लेवल मैनेजमेंट सबकी सैलरी एक रहे। इक्विटी का मतलब है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, वो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए है वही मैनेजरियल लेवल के लिए होने चाहिए, वही टॉप लेवल के लिए होने चाहिए। There should be no discrimination with regard to gender. मेल फीमेल के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, कलर, कास्ट, क्रीड को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जॉब पोजीशन के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबके लिए सिमिलर, इक्वल रूल रहने चाहिए। अगर किसी को लीव लेनी है तो जो लोअर लेवल के लिए रूल अप्लाई करेगा वही मैनेजरियल लेवल के लिए अप्लाई करना चाहिए और वही टॉप लेवल के लिए अप्लाई करना चाहिए। Principle of equality means there should be equality with regard to disciplinary rules and action, and there should be no discrimination with regard to gender, color, caste, creed and the level of workers, level of employees. Then stability of personnel. I have already told you the number of workers working inside the organization or the number of workers working under one boss. स्टेबिलिटी मीन्स कि कितने टाइम पीरियड तक वो एक जॉब पोजीशन में वर्क कर रहा है। देखो, पर्सोनल मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसको एक जॉब पोजीशन में लंबे टाइम तक काम करना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही काम करने दो। उसको बहुत जल्दी प्लानिंग डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट में मत उसको भेज दो, मत ट्रांसफ़र कर दो उसका। क्यों? क्योंकि वो जिस पोजीशन पे या जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है पहले उस डिपार्टमेंट का काम तो सीख जाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 6 महीना काम किया, उसको शिफ्ट कर दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 8 महीना काम किया, उसको शिफ्ट कर दिया सेल्स डिपार्टमेंट में। तो क्या वो किसी भी डिपार्टमेंट का काम अच्छी तरह से सीख पाएगा? नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मीन्स कि एक जॉब पोजीशन पे लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पर्सन को, एम्प्लॉय को वर्क करने दो, जैसे वो अपने काम को अच्छी तरह से सीख पाए, स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड हो पाए अपने वर्क में, तभी रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क मिलेगा। इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव स्टेट कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी अलाउ करना है कि वो भी थोड़ा बहुत डिसीजन ले सके। तो जब लोअर लेवल मैनेजमेंट भी डिसीजन लेगा तो उसका और काम करने में मन लगेगा। क्यों?
कि अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड फील होगा, अगर वो फर्स्ट स्टेप अपनी तरफ से ले और बॉस को कोई आइडिया दे तो बॉस को उसके आइडिया को सुनना चाहिए, और अगर वो आइडिया पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा करेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए है, तो उस आइडिया को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई भी करना चाहिए, जैसे कि वो मोटिवेटेड फील हो और इन नियर फ्यूचर वो और अच्छे आइडियाज़ प्रेजेंट कर सके, उसे ऑर्गेनाइजेशन में और ज़्यादा वर्क करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये लगेगा कि मेरा बॉस मेरी आइडियाज़ को या मैं जो बात करता हूँ उसको मानता है, सुनते हैं, राइट। स्पिरिट डी कॉर्प वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है। स्पिरिट डी कॉर्प का मतलब होता है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, द मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। स्पिरिट डी कॉर्प का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सबको एक साथ मिल के काम करना है। हमें आई को किससे रिप्लेस करना है? वी से रिप्लेस करना है। आई को वी से रिप्लेस करने का मतलब है कि पूरी यूनिटी, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। अगर 10 वर्कर्स कोई काम कर रहे हैं तो और वो काम सक्सेसफुली हो गया है कंप्लीट, तो मैनेजर को केवल 1 या 2 जो उस टीम में वर्कर्स थे उन्हीं को केवल ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ तुमने अच्छे से काम किया है, पूरे ग्रुप को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर 10 लोगों ने मिलके कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट किया है तो केवल 1 या 2 वर्कर्स को ही अप्रिशिएट नहीं करो, पूरे ग्रुप को अप्रिशिएट करो, जैसे नेक्स्ट टाइम भी वो मिलके अच्छी तरह से काम कर सकें। तो स्पिरिट डी कॉर्प मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ, आई मस्ट बी रिप्लेस्ड विद वी। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने सोचा था पूरे 14 तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन वी हैव डन इट सक्सेसफुली। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे? टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. Taylor. So that's all for this video. Have a nice day. Bye.